सभी दर्शकों को प्रीति सिंह का नमस्कार और स्वागत है संस्कृति यात्रा के इस नए अध्याय में। ये यात्रा है धार्मिक विविधताओं की भूमि भारत की, जहां आस्था और विश्वास की अविरल धारा आदिकाल से बहती चली आ रही है। जीवन से मृत्यु तक के अनेकों संस्कार हैं जिनका पालन एक ओर जहां समाज में निहित आस्था और विश्वास को बनाए रखते हैं, वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी भी इन संस्कारों का अनुसरण करके इस धारा को अविरल बनाए हुए है। समाज में व्याप्त आस्था और विश्वास भी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंश है। संस्कृति के संग्रहण और संरक्षण में निरंतर प्रयासरत है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA। इसी संस्कृति संग्रह की यात्रा संसद टीवी पर चलती रहेगी और आज ही के दिन इसी समय हर सप्ताह आप तक पहुंचाएगी भारत की अद्भुत कला संस्कृति के विषय में नई जानकारी। तो आइए संस्कृति यात्रा का आरंभ करते हैं साप्ताहिकी से, जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से IGNCA में कला संस्कृति का संग्रहण होता है। तो इसी क्रम में डालते हैं एक नजर IGNCA और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में पिछले सप्ताह हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की झलकियों पर साप्ताहिकी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने 4 से 18 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत केंद्र में विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान IGNCA के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वरचित कविताओं का पाठ किया तो प्रख्यात कवियों की कविताओं का भी पाठ किया। हिंदी पखवाड़े में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में स्मिता नागदेव ने सितार वादन से जहां श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, वहीं राहुल शर्मा राहुल्या ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी रचना रश्मि रथी का भावपूर्ण पाठ कर वातावरण में ओज भर दिया। तो वहीं वेदांता संगीत ग्रुप ने गीत, लोकगीत और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति से श्रोताओं को तृप्त कर दिया। सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है के घर कब आओगे, के घर कब आओगे। हिंदी पखवाड़ा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ साथ केंद्र के कर्मचारियों के लिए हिंदी टिप्पण, हिंदी सुलेख प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। वहीं मीडिया सेंटर ने पुस्तक वाचन सत्र का आयोजन किया, जिसमें मीडिया सेंटर के नियंत्रक अनुराग पुनेठा ने राही मासूम रजा के प्रसिद्ध उपन्यास आधा गांव के कुछ अंशों का पाठ किया। हिंदी पखवाड़ा का समापन विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरण के साथ किया गया। IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र त्रिशूर ने तिरुवनंतपुरम के व्यलोपिल्ली संस्कृति भवन में 2 दिवसीय थम्पुरन पट्टू कार्यशाला और संगोष्ठी का आयोजन किया। ये कार्यक्रम फोकलैंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर फोकलोर एंड कल्चर के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य केरल की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रथा थम्पुरन पट्टू की पारंपरिक कला को उजागर और संरक्षित करना है। क्षेत्रीय केंद्र त्रिशूर की निदेशक डॉक्टर मानसी रघुनंदन ने इस अवसर पर IGNCA की परियोजनाओं और प्रयासों के बारे में बताया। IGNCA में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर का लोकार्पण किया गया। पुस्तक के लेखक संजीव कुमार हैं। लोकार्पण के बाद चर्चा सत्र का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने की, जबकि मुख्य अतिथि थे राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक डॉक्टर BR मणि। चर्चा में लखनऊ विश्वविद्यालय के एमिरेट्स प्रोफेसर पद्मश्री के थपलियाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर संजय कुमार मंजुल, लेखक संजीव कुमार और इंडियन कॉइन सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुलकर्णी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान गुप्त साम्राज्य के दुर्लभ सिक्कों की एक अनूठी प्रदर्शनी भी लगाई गई। भारतीय ज्ञान, परंपरा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र समय समय पर विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन करता है। इसी कड़ी में केंद्र ने इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS के हैदराबाद स्थित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट
CDM के साथ एक MOU हस्ताक्षर किया। IGNCA की ओर से सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और IDS की ओर से मेजर जनरल हर्ष छिब्बर ने हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सैन्य शिक्षा में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को मजबूत करना है। अभी आप देख रहे थे कि कैसे IGNCA द्वारा संस्कृति का संकलन किया जाता है ताकि ये संस्कृति यात्रा लगातार चलती रहे। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव विशेष की तरफ। काशी, बनारस, वाराणसी, एक शहर कई नाम, किस्म किस्म की गाथाएं, भिन्न भिन्न चेहरे, अलग अलग विश्वास। कोलाहल से भरपूर एक जीवंत शहर, फिर भी असंख्य लोग यहां शांति की खोज में आते हैं। शांति अनंत, शांति मोक्ष। हिंदू धर्म में मृत्यु को मोक्ष से जोड़कर देखा जाता है और मोक्ष को काशी से। इसीलिए काशी को मुक्ति धाम भी कहा जाता है। इसी विश्वास के कारण काशी में मोक्ष प्राप्ति का विशेष महत्व है। जीवन और मृत्यु के गहरे दर्शन को समेटे काशी स्वयं एक संस्कृति है। तो आज की यात्रा के अगले पड़ाव विशेष में आपको दिखाते हैं IGNCA की फिल्म मुक्ति धाम के कुछ अंश। सुबह बनारस बना हुआ रस है, सुबह बनारस बना हुआ रस है, हरि रस है। काशी, बनारस, वाराणसी, एक शहर कई नाम, किस्म किस्म की गाथाएं, भिन्न भिन्न चेहरे, अलग अलग विश्वास। एक शहर विरोध आभासों भरा, कोलाहल भरपूर, फिर भी शांतिपूर्ण। हिंदुओं के लिए सभी नगरों में पवित्र नगरी। मान्यताओं की माने तो यह है भगवान शिव की नगरी। बनारस के बाशिंदों का विश्वास है यही भगवान शिव का वास है। अंबिकानाथ इस नगरी के रक्षक हैं। पार्वती से विवाहोपरांत इसी नगरी में रहते हैं। यहां मोक्षदाता का वास है। तभी मृत्यु की कामना से यहां लोगों का जमावड़ा है। कहते हैं काश्यम मरणम मुक्ति, यानी काशी में नश्वर शरीर का अंत शाश्वत सत्य से मिलन है। हिंदू धर्म से पुनर्जन्म का अटूट संबंध है। अच्छे हो या बुरे, पुनर्जन्म पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। इस चक्र से निकलना ही मुक्ति या मोक्ष है। इसी मोक्ष की कामना से वाराणसी में हर समय श्रद्धालुओं का जमघट है। यही मुक्ति है, यही परमानंद है। आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यही आनंद का चरम है। ये मुर्दों का पुराणों में काशी महाशमशान है, जहां नश्वर शरीर का अंत शाश्वत सत्य से मिलन है। कभी शहर में कहीं भी चिता को आग दे सकते थे, सिर्फ घाटों पर ही नहीं, पर अब अंतिम संस्कार का दायरा घाटों तक ही सिमटा है। मणिकर्णिका घाट यहां का मुख्य शमशान घाट है। मणिकर्णिका यानी कान की मणि। कहते हैं कि माता पार्वती के कान की मणि यहां गिरी और एक तालाब बन गया। दूसरा शमशान घाट सत्यवादिता के पर्याय राजा हरिश्चंद्र को समर्पित है। कहते हैं राजपाट खोने के बाद राजा हरिश्चंद्र इसी शमशान घाट पर डोम थे, इसी घाट के रखवाले थे। दोनों घाटों पर आग कभी नहीं बुझती।
शहरों के बीचों बीच कहीं शमशान है तो वो है वाराणसी। सूर्यास्त के बाद भी जहां अंतिम संस्कार हो वो है वाराणसी, क्योंकि गंगा तट पर कभी भी अंतिम संस्कार संभव है। इन घाटों पर प्रतिदिन 200 से 300 परिवारों का आगमन होता है। लबों पर रहस्यमय तारक मंत्र का जाप रहता है। यही मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना है। मान्यता है कि मृत्युंजय स्वयं मृतक के कानों में तारक मंत्र बुदबुदाते हैं। काल कालाय की कृपा मृतक को काल चक्र से मुक्ति दिलाती है। तभी तो वाराणसी मुक्ति धाम कहलाती है। इस परिवार की वयोवृद्ध महिला ने अनित्य जीवन के दायित्वों से मुक्ति पाई है। अब गाजे बाजे के साथ उनकी मृत्यु का स्वागत हो रहा है। शवदाह से पहले पवित्र गंगा जल से निर्मल किया जाता है। डोम समुदाय का प्रमुख डोम राजा है। घाटों पर उसका साम्राज्य है और अनंत ज्वाल पर उसका अधिकार है। कहते हैं काशी के 2 नरेश, पहला काशी नरेश, दूजा डोम राजा। घाट से लगी पतली गली में निवास है वर्तमान डोम राजा जगदीश चौधरी का। जब शव अस्थियों में परिणत होता है तब जाकर आत्मा परमात्मा की मिलन यात्रा आरंभ होती है। कर्मकांड और मोलतोल अपनी जगह, पर इस वातावरण में अद्भुत मिश्रण है बाजार के व्यापार का और मंदिरों की पवित्रता का। घाटों पर चेहरे हर रोज बदलते हैं। नहीं बदलता तो मृत्यु का व्यापार, वैसे ही जैसे अनवरत है अनंत ज्वाल। एक शहर, कई जिंदगियां, जहां मुक्ति की प्रतीक्षा है, जो कृपा निधि का घर है, जहां उनके चमत्कारिक मंत्र कानों में बुदबुदाए जाते हैं। इस शहर में यह सर्वशक्तिमान का न्याय है जिसके सामने हर कोई नतमस्तक है। जीवन समाप्त तो गंगा की पवित्र धार में नई यात्रा आरंभ। देश भर से लोग या तो प्राण त्याग में या गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए इस शहर का रुख करते हैं। मुक्ति की समझ भिन्न है, मोक्ष की प्राप्ति भिन्न है। जैसे पुराने वस्त्रों का त्याग है, नए परिधानों का आवरण है। वो कर्म है, पवित्रता है, वो आस्था है, विश्वास है। तो अभी आप देख रहे थे काशी पर आधारित फिल्म मुक्तिधाम। काशी एक ऐसा स्थान है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करता है। यहां आप न केवल आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराई को भी समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव रंगभूमि की ओर। अतीत में मनोरंजन को सीमित साधनों के फलस्वरूप समूचे भारत में कई लोक नाट्य शैलियों ने जन्म लिया। जनमानस के लिए मनोरंजन का एक प्रमुख साधन होने के साथ ही इन नाट्य विधाओं ने सामाजिक संदेशों को फैलाने में भी अहम भूमिका निभाई। ऐसी ही एक नाट्य विधा है नौटंकी, जो कि भारत के उत्तरी राज्यों की एक लोकप्रिय नाट्य विधा है। नौटंकी का जन्म स्वांग से हुआ। ये संगीत, नृत्य, नाटक और हास्य का एक अनूठा मिश्रण है। नौटंकी समय के साथ समाज में खूब प्रचलित हुई। इसके माध्यम से लोग अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों से जुड़े रहे। तो आइए आज रंगभूमि में देखते हैं महाभारत का एक प्रसंग, श्री श्री नरहरि संस्थान वृंदावन द्वारा प्रस्तुत नौटंकी शांति दूत में। हम शांति वार्ता के लिए अवश्य फिर से प्रयास करके देख लेते हैं। लेकिन प्रभु, आप वहां जाएंगे शांति दूत बनकर, मुझे एक चिंता व्याप रही है। क्या? एक है चित्त में चिंता, आप उन पास जाओगे।
सभा में पापियों का गुट जुड़ा पहले ही पावो। जहाँ बहुमत हो दुष्टों का वहाँ सज्जन भी चुप रहते। ठीक है। जहाँ बहुमत हो दुष्टों का वहाँ सज्जन भी चुप रहते। विदुर से संत पहले ही किनारा काट जाएंगे। युधिष्ठिर, जहाँ दुर्जनों का बहुमत हो भगवान, वह सज्जन पुरुष कैसे रह सकते हैं? किंतु हम वहां जाकर क्या कहेंगे? नहीं है पांडव कोई भिक्षुक, उन्हें हम ये बताएंगे। नहीं है पांडव कोई भिक्षुक, उन्हें हम ये बताएंगे। बिताए वर्ष तेरे जिस तरह अब ना बिताएंगे। कहेंगे धर्म और वंश के सम्मानित अत कष्ट झेले हैं। आप लोगों ने जो 13 वर्ष में अपने धर्म और वंश के सम्मान के लिए कष्ट झेले हैं, धर्म और वंश के सम्मान हित अत कष्ट झेले हैं। फिर भी राज का अधिकार अब तुम क्यों न पाएंगे? माधव, हुआ वह आपका अपमान तो हम सह न पाएंगे। फिर मुंह किस तरह माधव जगत में हम दिखाएंगे? भला आपका वहां अपमान हुआ भगवान तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, और इस संसार को किस तरीके से अपना मुंह दिखाएंगे? मती चिंता करो राजन, सुयश हम लेके आएंगे। मती चिंता करो राजन, सुयश हम लेके आएंगे। हम जो भी वहां कहेंगे अपना सम्मान वहां दे के नहीं आएंगे। धन्यवाद। कहेंगे आपका सम्मान वहां से हम लेके आएंगे। जो सोए वो लोग समझ रहे हो कौरव, जो सोए स्वार्थ मदिरा पी उन्हें जाकर जगाएंगे। भगवान भीम, ठीक है ना हमारा कहना? प्रभु आपका ठीक है कहना, लेकिन एक मेरी विनती है प्रभु आपसे। क्या विनती है? ये भीम की लाज अभी
शपथ वह न तोड़ूंगा मैं, पापी दुशासन के और रक्त से मैं केस पांचाली के सींच तोड़ूं। तो अभी आप देख रहे थे नौटंकी। नौटंकी की कहानियां, पात्र और हास्य व्यंग इतने सीधे और सरल होते हैं कि लोग स्वतः ही से जुड़ जाते हैं। ये ग्रामीणों के सुख दुख, संघर्षों और आकांक्षाओं का मंच है। आज भी गांव के जीवन में सच्चाई, सादगी और सरलता की कमी नहीं है। और सच कहें तो ये ही गांव के असली धरोहर भी हैं। विकास के दौर में सिमटते हुए गांव में जो धरोहर बची है उसका संरक्षण करने की एक विस्तृत परियोजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक देखिए संस्कृति यात्रा के अगले और अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में। इसमें आज आप देखेंगे एक ऐसा गांव जो एक तरफ हरित बिजली उत्पादन के लिए अपने क्षेत्र में आदर्श माना जाता है, तो दूसरी तरफ गांव का पितृपक्ष मेला भी बहुत मशहूर है, जिसके लिए दूर दूर से लोग इस मेले में हिस्सा लेने आते हैं। तो आइए देखते हैं बिहार का एक गांव धरनाई। जमानों तक धरनाई गांव बिजली की पहुंच से दूर था। उसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही बीड़ा उठाया स्वच्छ और हरित बिजली के उत्पादन का। इस गांव में बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 मध्य विद्यालय भी मौजूद है। 3 सरकारी स्कूल के अलावे इस गांव में 2 प्राइवेट स्कूल भी मौजूद है। इसके साथ ही यहां 4 आंगनबाड़ी केंद्र भी मौजूद है। 20 जुलाई साल 2014 को धरनाई गांव के निवासियों ने गांव में सोलर इलेक्ट्रिसिटी यानी सूरज की रोशनी से बिजली का उत्पादन शुरू किया। आज धरनाई गांव में हर घर में बिजली है और यहां तक कि 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की गई है। धरनाई गांव आज के समय में स्वच्छ और हरित बिजली का पूरे देश में बड़ी मिसाल कायम की है। सोलर लाइट की व्यवस्था के बाद गांव की साक्षरता दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही बच्चे अब देर रात तक अपनी पढ़ाई कर पाते हैं और गांव का नाम रोशन करते हैं। धरनाई गांव अपने सोलर एनर्जी पैनल के लिए जाना जाता है। कई लोग बाहर से धरनाई के सोलर एनर्जी पैनल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आते हैं। धरनाई गांव के अधिकांश भवन की छतों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। साथ ही इस गांव के लोग हरित बिजली के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इस गांव में मौजूद है एक पेड़। कहा जाता है कि ये पेड़ लगभग 200 साल से ज्यादा पुराना है। गांव के लोगों की मान्यता है कि ये पेड़ उनके गांव की रक्षा करता है। धरनाई गांव से कुछ दूर पर मौजूद है बराबर की गुफाएं। इनमें से कई गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। अंदरूनी कक्ष की संरचना कुछ स्थानों पर संभवतः एक छोटे स्तूप की तरह थी। हालांकि ये अब खाली है। ये गुफाएं बराबर 4 गुफाएं और नागार्जुनी 3 गुफाएं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। बराबर में ज्यादातर गुफाएं 2 कक्षों की बनी है, जिन्हें पूरी तरह से ग्रेनाइट को तराश कर बनाया गया है, जिनमें एक उच्च स्तरीय पॉलिश युक्त आंतरिक सतह और गूंज का रोमांचक प्रभाव मौजूद है। ये गुफाएं भारत में मौजूद अभी के समय में सबसे पुरानी मानव निर्मित गुफाएं हैं। धरनाई गांव का पितृपक्ष मेला काफी मशहूर है। धरनाई के पितृपक्ष मेला में दूर दूर से लोग भाग लेने के लिए आते हैं।
तराई बिहार के जज्बे की कहानी को बयान करता हुआ गांव है, जो ये दिखाता है कि बिहार के ग्रामीण हर समस्या से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है ये आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.igNCA@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।